गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू कैरियर लॉन्चर द डेली न्यूज एनालिसिस। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे हम लोग 22 नवंबर द हिंदू के सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट आर्टिकल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। कांग्रेस आस्क पीएम टू एड्रेस चाइनीज इंट्रूशन। तो चाइनीज इंट्रूशन का ये इश्यू बॉर्डर के अराउंड कंटिन्यूसली न्यूज में रह रहा है और इसको पूरी तरीके से समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये इंट्रूजन है क्या, चाइना इसे कहाँ पे कर रहा है और किस इंटेंशन के साथ कर रहा है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मैप, जिसके माध्यम से हम समझ सके क्लियर कि इंट्रूशन किस प्रकार से और किन क्षेत्रों में हो रहा है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये मैप, और अलोंग द एंटायर बॉर्डर, चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात हो, चाहे वो भूटान के आसपास के बॉर्डर की बात हो, या फिर आपका अरुणाचल, चाइना कंटिन्यूसली यहाँ पर पिछले कुछ सालों से सेटलमेंट्स बिल्ड कर रहा है और टाइम टाइम से सैटेलाइट पिक्चर्स के माध्यम से चाइना के विलेज सेटलमेंट्स हमें देखने को कंटिन्यूसली मिल रहे हैं। ये चाहे जम्मू कश्मीर के लद्दाख फ्रंट पे हो या फिर अरुणाचल प्रदेश के मैकमोहन लाइन के पास हो, चाइना यहाँ पे अपनी कंटिन्यूसली सेटलमेंट बिल्ड कर रहा है। और इस तरीके से चाइना का एग्रेसिव स्टैंस हमें साफ साफ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंटली में जो न्यूज आ रही है, ये न्यूज आ रही है अरुणाचल प्रदेश से, और अरुणाचल प्रदेश से ये जो न्यूज आ रही है इसमें कंटेक्स्ट क्या है देखो। ये आप दो लाइन देख सकते हो यहाँ पर। ये जो रेड लाइन है इसको मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ये अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के अराउंड की लाइन है। और ये लाइन आपकी सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से बॉर्डर होनी चाहिए इंडिया और चाइना के बीच में। एक्चुअली इसी लाइन को हम लोग जानते हैं मैकमोहन लाइन के नाम से, राइट। और इंडियन आर्मी की जो अभी पेट्रोलिंग चल रही है, ये पेट्रोलिंग अभी एक्चुअली में इस वाले लाइन के लॉन्ग चल रही है, जो ये सेकंड लाइन यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहां तक इंडियन आर्मी जो है वो पेट्रोलिंग वगैरह करती है, और चाइना का जो नया विलेज सेटलमेंट है वो यही इस मैकमोहन लाइन और इंडियन आर्मी का जहां पे कंट्रोल है इस लाइन के बीच में ये सेटलमेंट हमें देखने को मिल रहा है। अब इंडिया जो है वो मैकमोहन लाइन को अपनी बाउंड्री मानता है, और चाइना और इंडिया के बीच का बॉर्डर भी 1913 में जो ये मैकमोहन लाइन ड्रॉ किया गया था उसके अकॉर्डिंग ही इंडिया इसे अपनी बाउंड्री मानता है। बट आप सभी को पता है कि चाइना मैकमोहन लाइन को एक अपनी बाउंड्री नहीं मानता है। चाइना अरुणाचल प्रदेश पे भी अपना कंटिन्यूसली क्लेम करता रहता है, और इसी तरीके से वो इस लाइन को वायलेट टाइम टाइम से करता रह रहा है। और रिसेंटली में सेकंड जो विलेज है चाइना ने, वो अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर के आसपास, यहाँ पर इस क्षेत्र के आसपास यहाँ पर ये सेकंड विलेज जो है वो स्टेब्लिश किया है। अब दिक्कत क्या आती है यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है आपका कि इन क्षेत्र के आसपास जो आपके माउंटेन्स हैं, वो माउंटेन्स एक्चुअली में एक बैरियर की तरह काम करते हैं, और इन माउंटेन्स को क्रॉस करके पेट्रोलिंग इसलिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। तो इस क्षेत्र में वैसे भी किसी प्रकार की कोई सेटलमेंट है नहीं, और यहाँ पर लोग वगैरह भी रहते नहीं है। तो यहाँ पर इसी सिचुएशन का फायदा उठाते हुए चाइनीज कंटिन्यूसली बॉर्डर के अराउंड नए नए विलेजेस यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। इससे पहले भी आपका चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के अराउंड एक विलेज एस्टेब्लिश किया था, और अब चाइना के द्वारा यहाँ पर हमें सेकंड विलेज एस्टेब्लिश होता हुआ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो रिसेंटली में चाइना ने अभी अपना एक न्यू बाउंड्री लॉ भी पास किया है, जिसका विरोध इंडिया ने कंटिन्यूसली किया है। और इस न्यू बाउंड्री लॉ के हिसाब से चाइना ये क्लेम कर रहा है कि जहां पे भी उसकी सेटलमेंट है, जहां पे भी उसके ये जो सेटलमेंट्स बसाए गए हैं, ये सॉवरन चाइना के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। और अगर इस प्रिंसिपल को किसी ने भी वायलेट करने की कोशिश की तो यहाँ पर ये चाइना के सॉवरनिटी के अगेंस्ट माना जाएगा। तो देखो, चाइना सबसे पहले आपका बॉर्डर लाइन को वायलेट करता है, वहां पे सेटलमेंट बसाता है, वहां पे सिविलियंस को ला करके स्थापित करता है, और फिर उसके बाद वो ये क्लेम करता है कि यहाँ पे चाइनीज लोग पहले से रह रहे थे, यहाँ पे कोई इंडियंस नहीं रह रहे थे। तो इंडियन का तो क्लेम किसी भी प्रकार से है नहीं, और हमारे चाइनीज लोग यहाँ पे पहले से रह रहे हैं। और साथ ही साथ हमारी बाउंड्री भी एंशियंट बाउंड्री है जहां पर ये चाइनीज लोग रह रहे हैं, और किसी भी तरीके से हम किसी दूसरी कंट्री का लाइन का वायलेशन नहीं कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से चाइनीज टेरिटरी है।
तो इस प्रकार से लाइन वायलेट करके नए नए सेटलमेंट बना के फिर उसको ऐसा डेफिनेशन दे देना कि ये तो चाइना की सोवरेन टेरिटरी है, ये दूसरे कंट्री के बाउंड्री के प्रिंसिपल को वायलेट यहाँ पर करता है। तो अभी रिसेंटली में जो ये मैप पे देख पा रहे हैं आप, अरुणाचल प्रदेश, यहीं पे अपर सियांग रीजन के आसपास जो मैंने आपको ये लाइन दिखाई, यहाँ पे होती है एक्चुअल पेट्रोलिंग, और ऊपर ये वाली लाइन जो है ये है एक्चुअल इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन। तो यहीं पर इसके बीच में चाइना जो है वो कंटिन्यूसली यहाँ पर अपना सेटलमेंट एस्टेब्लिश कर रहा है। और सैटेलाइट इमेजेस के हिसाब से 2019 में भी चाइना ने इधर अरुणाचल प्रदेश में सेटलमेंट स्थापित करने की कोशिश की थी, और अब 2021 के नए सैटेलाइट इमेजेस के हिसाब से यहाँ पर फिर से एक नए तरह की सेटलमेंट यहाँ पे स्टैब्लिश करी गई है। तो सवाल हमारे सामने बनता है कि चाइना आखिर ऐसा कर क्यों रहा है। देखो, ऐसा करने से चाइना को बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जिसमें सबसे पहला बेनिफिट है कि अगर यहाँ पे सिविलियंस आकर के रह रहे हैं तो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से कल को अगर यहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है दोनों देशों की मिलिट्री के बीच में, तो इस टेरिटरी पर सिविलियंस ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो सिविलियंस के होते हुए अगर हमारी मिलिट्री कोई ऑफेंसिव एक्शन यहाँ पर लेने का काम करती है, तो ये इंटरनेशनल लॉ के एक तरीके से खिलाफ माना जा सकता है, क्योंकि किसी भी वॉर में, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में सिविलियंस के ऊपर अटैक जो है वो अनफेयर है। सिविलियंस के ऊपर आप यहाँ पर डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकते, और इस तरीके से सिविलियंस को बसा करके अलोंग द बॉर्डर लाइन चाइना जो है वो इस जोन में बफर जोन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। बफर जोन इनफैक्ट वो ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी दूसरी कंट्री का आर्मी मूवमेंट इस रीजन के आसपास हो तो उस कंट्री को वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जिम्मेदार ठहरा सके सिविलियंस के ऊपर यहाँ पर एक तरीके से एग्रेसिव एक्शन लेने के लिए। साथ ही साथ जरूरी नहीं है कि केवल यहाँ पे सिविलियंस रह रहे हो, इन सेटलमेंट्स में सिविलियंस के साथ साथ आर्मी जो मिलिट्री मैन हो सकते हैं चाइना के, वो भी इनके साथ यहाँ पे रह रहे हो, और इस तरीके से कंटिन्यूअस सेटलमेंट अलोंग द बॉर्डर, चाहे आप इंडियन बॉर्डर की बात करें, और मैप पे अगर हम लोग सेकंड रीजन को देखें तो यहाँ पे भूटान के आसपास भी, भूटान के आसपास इन सब क्षेत्रों में भी चाइना यहाँ पर न्यू विलेजेस कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से ये सेटलमेंट्स भी इंडिया के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए एक थ्रेट पोज करते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में हमारी क्लेम्ड लाइन के हिसाब से उसके आगे सेटलमेंट ये हमारी सॉवर्निटी का भी वायलेशन करते हैं। और उसके बाद चाइना जब इस तरीके से न्यू लॉ पास कर रहा है कि ये सेटलमेंट्स उसके हैं, और इसका वायलेशन किसी भी प्रकार से अगर होगा दूसरी कंट्री के द्वारा तो उसकी सॉवर्निटी का वायलेशन माना जाएगा। हालांकि इंडिया ने इसे स्ट्रांगली जो है वो क्रिटिसाइज किया है, बट चाइना का ये स्टैंस जो है इस वजह से इंडिया के लिए एक इश्यू ऑफ कंसर्न है, खासकर उस कंडीशन में जब अभी भी यहाँ पर जो एलएसी का जो इश्यू है लद्दाख के क्षेत्र में, उस पर कंटिन्यूअस टॉक्स चल रहे हैं, उस पर पीस टॉक्स करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उस सिचुएशन के दौरान भी चाइना वैसे तो कहता है कि उसे पीस मेंटेन करना है, बट यहाँ किसी भी तरीके से चाइना के एक्शन को देखते हुए हम कह सकते हैं कि बिल्कुल भी चाइना सीरियस नहीं है इन पीस टॉक्स को लेकर के, और उसका स्टैंड कंटिन्यूअसली यहाँ पर एग्रेसिव हमें देखने को मिल रहा है। तो इसी कंटेक्स्ट में कांग्रेस जो है वो सवाल उठा रहा है प्रधानमंत्री से, यहाँ पर प्रधानमंत्री से सवाल पूछने की कोशिश की जा रही है कि वो एक्सप्लेन करें इस तरह के चाइनीज इंट्रूशन को। यहाँ पे कांग्रेस के स्पोक पर्सन है अभिषेक सिंघवी, उन्होंने सैटेलाइट इमेजेस शेयर की है और क्लेम किया है कि चाइना ने एक और विलेज 6 से 7 किलोमीटर अंदर इंडियन टेरिटरी के अरुणाचल प्रदेश में बनाया है, जहां पे 60 से ज्यादा परमानेंट टाइप स्ट्रक्चर्स उसने खड़े किए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि चाइना के प्रेसिडेंट ने इस क्षेत्र का कुछ दिन पहले दौरा भी किया था, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का कोई रिस्पांस यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं दे रही है। तो कांग्रेस यहाँ पर इस इश्यू को लेकर के कंटिन्यूसली सवाल पूछने का काम कर रही है। अब यहाँ पर जो सिविलियंस बसाए जाते हैं, उस सिविलियंस को बसाने के लिए यहाँ पर चाइना रोड कनेक्टिविटी लेकर के आ रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर काफी सारे डेवलपमेंट के लिए वो अच्छा खासा अलोंग द बॉर्डर पैसा खर्च कर रहा है। तो जब यहाँ पर डेवलपमेंट आ रही है तो इसका फायदा चाइनीज सिविलियंस को मिल रहा है, और वो खुशी खुशी यहाँ पर सेटल होने को तैयार है। और इस तरीके से सिविलियंस को फ्रंट पे ला करके इन
लाइंस प्रो वायलेट कंटिन्यूसली यहाँ पर चाइना कर रहा है। तो इस इश्यू को इस वजह से एड्रेस करने की जरूरत है और चाइना के साथ इस इश्यू को जल्दी ही टेबल टॉक्स पे लाना पड़ेगा। और ऑलरेडी ये टेबल टॉक्स पे है भी इश्यू, बट चाइना के एग्रेसिव स्टैंस इज नॉट गुड फॉर द पीस अराउंड दिस रीजन। देखते हैं हम लोग आगे क्या डेवलपमेंट होती है। फिलहाल इस तरीके से मैकमोहन लाइन का वायलेशन चाइना कर रहा है। चलते हम लोग अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अगला न्यूज है आपका, ये रशिया और यूक्रेन के कंटेक्स्ट में है। और रशिया एंड यूक्रेन में भी यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो तेजी से हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और ऑथर यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, ये मिन्स्क अकॉर्ड का वायलेशन है। और दोनों नेशंस को यहाँ पर पीस बनाने के लिए स्टेटस क्यो मेंटेन करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर स्टेटस क्यो मेंटेन होते हुए देख नहीं रहा और रशिया इस क्षेत्र में कंटिन्यूसली एग्रेसिव हो रहा है। तो इस इशू को भी हम लोग समझ लेते हैं मैप के माध्यम से कि क्या है एक्चुअल में ये इशू। देखो, यहाँ पे मैं आपके सामने ये मैप प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये जो मैप आप सभी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं, ये है आपका रशिया और यूक्रेन के बीच का मैप। यहाँ पे आपका अजोब सी है, ये क्रिमियन पेनिनसुला है। क्रिमियन पेनिनसुला का एनेक्सेशन रशिया ने 2014 में कर लिया था। उस समय से ही आपका रशिया और यूक्रेन के बीच में कॉन्टिन्यूसली कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है। क्रीमियन पेनिनसुला के एनेक्सेशन के बाद अब रशिया ने इस क्षेत्रों के आसपास, ये जितना भी आप ऑरेंज ये पॉइंट देख रहे हैं, इन सब क्षेत्रों के आसपास रशिया ने ट्रूप को बढ़ाना चालू कर दिया है। और ट्रूप का बहुत अधिक प्रेजेंस रशिया के इन बॉर्डर्स के आसपास, रशिया और यूक्रेन के आसपास देखने को हमें मिल रहा है। यूक्रेन की तरफ से ऐसे भी क्लेम किए जा रहे हैं कि जनवरी तक रशिया यहाँ पर एग्रेसिव स्टैंस अपना करके इस क्षेत्र के ऊपर अपना कंट्रोल जमा सकता है और यूक्रेन की सॉवरेनिटी को वो थ्रेट पहुंचा सकता है यहाँ पर। तो इसी एग्रेसिव स्टेंस के बाद रशिया के इस बॉर्डर के अराउंड यूक्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए यूएस और यूनाइटेड किंगडम कंटिन्यूसली यहाँ पर सपोर्ट दिखा रहे हैं। उसी प्रोसेस में ये जो क्रीमिया के नीचे आपका ब्लैक सी है, ये सारा रीजन आपका ब्लैक सी वाला रीजन है, ये सारा रीजन ब्लैक सी है। यहाँ पर उन्होंने अपने जो शिप्स हैं, वॉर शिप्स हैं, उनको भी भेजा था यहाँ पर। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक्सरसाइज भी की गई थी कि अगर किसी भी प्रकार का एग्रेसिव स्टेंस यहाँ पे रशिया अगर दिखाएगा तो उसको काउंटर किया जा सके। लेकिन रशिया ने इक्वली और पैरेलल तरीके से यहाँ पर अपने शिप्स भी मेंटेन करना चालू कर दिए हैं। और रशिया सीधे सीधे ये इंडिकेशन दे रहा है कि अगर किसी भी तरीके से एग्रेसिवनेस नेटो कंट्रीज यहाँ पे अपनाने की कोशिश करती है तो रशिया उसके लिए भी तैयार है। और एट द सेम टाइम रशिया यहाँ पर अपनी ट्रूप्स जो है उसको भी यहाँ पे कंटिन्यूसली बिल्ड कर रहा है। अब ये सब जो सिचुएशन है, ये सब सिचुएशन के काफी सारे मायने हो सकते हैं। देखो, रशिया अभी एक और कॉन्फ्लिक्ट हमारे सामने बना हुआ है जो है अभी बेलारूस और पोलैंड का इश्यू। और बेलारूस जो है ये काफी ज्यादा क्लोज है रशिया से। सो बेलारूस के माध्यम से भी पोलैंड, जो कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, उस पर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर रशिया। ऐसा भी एलिगेशन नेटो कंट्रीज लगा रही हैं। बेलारूस में क्या हुआ कि अभी काफी सारे आपके जो कर्ड्स पीपल है, जो इराकी कर्ड्स हैं, वहां पर जब काफी ज्यादा इंस्टेबिलिटी बनी हुई है तो कर्ड्स आपके माइग्रेट होकर के बेलारूस की तरफ चले थे। और बेलारूस के माध्यम से अभी एंटर करना चाहते हैं पोलैंड में, और पोलैंड के माध्यम से अभी एंटर करना चाहते हैं बाकी के यूरोपियन कंट्रीज में। तो यूरोपियन यूनियन इस रिफ्यूजी क्राइसिस को, इस माइग्रेंट क्राइसिस को रोकने के लिए अपने बॉर्डर सील करना चाहता है। बट बेलारूस यहाँ पर माइग्रेंट्स के लिए इसने बॉर्डर के अराउंड ही पोलैंड के आसपास कैंप सेटल कर रखे हैं। और वहां से जब इन माइग्रेंट्स के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है और वो जब पोलैंड की तरफ एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर भी पोलैंड और बेलारूस कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं। और यहाँ पर रशिया का सपोर्ट बेलारूस के प्रति यहाँ पर भी ये दिखलाता है कि किस तरीके से रशिया एक एग्रेसिव स्टैंड अपना रहा है इन यूरोपियन कंट्रीज के साथ। और यहाँ पर यूक्रेन में भी कंटिन्यूअस आर्म्स बिल्डिंग और वेपन्स डिप्लॉयमेंट जो किए जा रहे हैं, वो एक वॉर लाइक सिचुएशन यहाँ पर बिल्ड करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 80,000 से ज्यादा सोल्जर्स यूक्रेन के बॉर्डर के आसपास तैनात कर दिए गए हैं और यूक्रेन इसको लेकर के काफी ज्यादा अभी चिंतित है। यूक्रेन कंटिन्यूसली कोशिश कर रहा है कि वो नेटो का पार्ट बन जाए,
क्योंकि अगर वो नेटो का पार्ट बन जाता है तो यूक्रेन के ऊपर अटैक, पूरे नेटो कंट्रीज के ऊपर अटैक समझा जाएगा, और ऐसे में नेटो कंट्री की क्लियर हेल्प यूक्रेन को मिल पाएगी। तो यूक्रेन नेटो के साथ जुड़ने के लिए, प्रोसेस को फास्ट करने के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा कोशिशें कर रहा है। लेकिन रशिया का एग्रेसिव स्टेंस ये दिखलाता है कि जो 2015 में दोनों देशों के बीच में डील साइन हुई थी, जिस डील का नाम था मिन्स्क पीस डील, मिन्स्क आपकी एक्चुअली बेलारूस की कैपिटल है, तो वहीं पर यह डील साइन करी गई थी। तो उसी डील में यह कहा गया था, जब 13,000 से ज्यादा सोल्जर्स मारे गए थे दोनों ही देशों की तरफ से, जिसमें यूक्रेन के सोल्जर्स ऑब्वियसली ज्यादा मारे गए थे, तो उसके बाद ये कहा गया था कि बॉर्डर को लेकर के कुछ हद तक स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा। बट इस तरीके की डेवलपमेंट इस मिन्स्क पीस डील को भी वायलेट कर रही है, और यहाँ पर रशिया प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है यूएसए के ऊपर और आपका बाकी के यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के ऊपर। अब इसके कई मायने हो सकते हैं। देखो, रशिया में कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट चल रहे हैं आपके गवर्नमेंट के खिलाफ, वहां के लोग रशिया के गवर्नमेंट से इतने खुश नहीं है, और आगे आने वाले टाइम में रशिया में अभी कुछ इलेक्शंस वगैरह भी होने वाले हैं। साथ ही साथ इस चीज से भी ध्यान हटाने के लिए रशियन सिटीजन्स का रशिया इस तरह के एग्रेसिव स्टैंड अपना रहा है, ये भी एलिगेशन रशिया के ऊपर लग रहा है। इसके साथ साथ यूएसए को बैकफुट पर लाने के लिए, क्योंकि यूएसए ने जब अभी अफगानिस्तान से बैकआउट किया है, तो उसके बाद वर्ल्ड को सीधा सीधा एक मैसेज गया है कि यूएसए भाई थोड़ा सा यहाँ पे कमजोर हुआ है, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जब नए प्रेसिडेंट आए हैं जॉय बाइडेन, तो जॉय बाइडेन के आने के बाद भी वहां पे अमेरिका में पॉलिटिकल इक्वेशंस चेंज हुई हैं। तो उस चेंज्ड पॉलिटिकल इक्वेशंस को भी यहाँ पर रशिया कंसिडर कर रहा है, और इस तरीके से कंटिन्यूसली वो प्रेशर बना रहा है नेटो कंट्रीज के ऊपर, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के ऊपर। दूसरी बात, यूएसए का अभी मेन फोकस चाइना है, तो इस सिचुएशन में भी रशिया के ऊपर इतना ज्यादा अटेंशन नहीं है इन कंपैरिजन यूएस जितना अटेंशन अभी चाइना को दे रहा है। तो उस सिचुएशन में यहाँ पर रशिया इस टेरिटरी को यहाँ पर एनेक्स करने का पूरा प्लान बना रहा है। अब रशिया ऐसा कर क्यों रहा है? देखो, यहाँ पर पहले से ही काफी सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर रशिया को ऑलरेडी सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट इन लोगों के पास रशियन पासपोर्ट भी है, और रशिया टाइम टाइम से डिक्लेयर करता है भाई कि अगर यहाँ पर इनके सिटीजन्स को कुछ भी हुआ तो वो इसे मानेंगे कि यूक्रेन एक वॉर इम्पोज करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर काफी सारे सेपरेटिस्ट रहते हैं जो रशिया को सपोर्ट करते हैं और रशिया से ही मिलना चाहते हैं। कंटिन्यूसली इनके द्वारा एक्शंस लिए जाते हैं यूक्रेनियन आर्मी के खिलाफ, और उसमें इनको क्लियर सपोर्ट मिलता है रशिया से। तो रशिया अब इस चीज को कंसिडर कर रहा है कि शायद टाइम आ गया है कि यहाँ पर इस टेरिटरी को अपने अंदर मिला लिया जाए, और इस वजह से रशिया और यूक्रेन के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूसली न्यूज में बना हुआ है। और ये जो बेलारूस और पोलैंड का इशू है, इसमें भी रशिया की इन्वॉल्वमेंट पूरे इंटरनेशनल मीडिया में डिस्कस करी जा रही है। तो उसी कंटेक्स्ट में ऑथर यहाँ पर कह रहे हैं कि दोनों ही कंट्री को यहाँ पर पीस मेंटेन करने की जरूरत है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो मिन्स्क पीस डील साइन हुआ था आपका, उस डील के साथ ही आगे बढ़ने की यहाँ पर जरूरत है। इसी कंटेक्स्ट में ये पूरा का पूरा आर्टिकल यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है पाकिस्तान से। पाकिस्तान से न्यूज आ रही है कि जो वहां पे ग्वादार पोर्ट है, उस ग्वादार पोर्ट के आसपास यहाँ पर जो लोकल सिटीजन्स हैं वहां पे बलूचिस्तान प्रोविंस के, वहां की जो लोकल पार्टीज हैं, सिविल राइट एक्टिविस्ट हैं, इन सब ने मिलकर के चाइनीज प्रेजेंस के खिलाफ ग्वादार पोर्ट में कंटिन्यूसली यहाँ पर रैली निकाली जा रही है, और इसमें वो चाइना के इस क्षेत्र में एटीट्यूड को कंटिन्यूसली यहाँ पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और ग्वादार पोर्ट में चाइनीज प्रेजेंस को लेकर के यहाँ पे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। तो समझते हैं इस इशू को कि क्या प्रोटेस्ट किस वजह से हो रहे हैं, क्या रीजंस हैं, और क्या हो सकता है यहाँ पर। देखो, ये मैप आप सभी को देखने को यहाँ पे स्क्रीन पे मिल रहा होगा। ये शंघाई से लेकर के, और यहाँ काशघर जो कि आपका जिनजियांग प्रोविंस का पार्ट है, यहां से लेकर के काशघर तक चाइना एक रोड बिल्ड करता है, और फिर उसके बाद काशघर से यहाँ पे फिर वो पाकिस्तान की तरफ एक रोड लेकर के जाता है, और इसी रोड को कहा जाता है सीपैक कॉरिडोर, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर।
इंडिया इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि ये जो टेरिटरी है इसे हम अपनी टेरिटरी कंसिडर करते हैं, और इस वजह से ये हमारी टेरिटरी से पास होता हुआ रोड है। ये पीओके से होता हुआ जब रोड जा रहा है, जो कि इंडिया का अभिन्न अंग है, वहां से ये रोड लेकर के जाया जा रहा है। तो जब इंडिया ने इसको स्ट्रांगली इसके खिलाफ रिएक्ट किया, तो चाइनीज ने इंडियन रिएक्शन के बावजूद भी इस रोड को बिल्ड करना कंटिन्यू रखा। सो दैट्स व्हाई इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ दिस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब ये जो सीपेक कॉरिडोर बन रहा है, ये सीधा कनेक्ट करता है आपका पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से, और इस पोर्ट का फायदा उठाना चाहता है यहाँ पे चाइना। यहाँ पे किसी भी दूसरे कंट्री से सी के रूट के थ्रू यहाँ तक वो अपना सामान लेकर के आएगा, और उसके बाद वाया रोड यहाँ से जाते हुए फिर चाइना में वो गुड्स की सप्लाई कर सकता है। तो उसको भाई इतना ज्यादा घूम करके फिर पूरा यहाँ पे सामान पहुंचाने के लिए एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई दिस ग्वादर पोर्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर चाइना। दूसरी बात, ये ग्वादर पोर्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए क्योंकि ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स प्रोजेक्ट का पार्ट है। नाउ व्हाट इज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स प्रोजेक्ट? इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स प्रोजेक्ट के तहत चाइना ऑलरेडी यहाँ पर काफी सारे अपना मिलिट्री प्रेजेंस बनाने को देख रहा है इंडियन ओशन में, इंडियन ओशन को कंट्रोल करने के लिए और नेविगेशन को हैम्पर करने के लिए। तो उसी प्रोसेस में ये जो ग्वादर पोर्ट का डेवलपमेंट है, ये एक तरीके से इंडिया को काउंटर करने के लिए यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस के रूप में भी चाइना इसको मानता है। तो इसी पोर्ट को काउंटर करने के लिए इंडिया भी यहाँ पर ईरान में बिल्ड करता है चाबार पोर्ट। लेकिन चाबार पोर्ट पर भी अभी भी कुछ पूरी तरीके से डेवलपमेंट यहाँ पे हो नहीं पाई है। इंडिया यहाँ पर अपना प्रेजेंस मेंटेन करने के लिए आगे यहीं से चाबार पोर्ट से रोड होते हुए यहाँ अफगानिस्तान के काबुल तक ले जाना चाहता था, बट अफगानिस्तान में सिचुएशन चेंज होने के बाद भी ये प्रोजेक्ट भी अब खतरे में आ चुका है, राइट। और ग्वादर पोर्ट जो है वो उसका एक ऑल्टरनेटिव होता है चाबार पोर्ट। तो ये है आपका ग्वादर पोर्ट, ये बलूचिस्तान प्रोविंस में है और अरेबियन सी इसके पास प्रेजेंट है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं? आखिर इस तरह के प्रोटेस्ट के पीछे रीजन क्या है? देखो, सबसे पहला रीजन ये है कि भाई ग्वादर पोर्ट पर जो भी शिप्स की मूवमेंट होगी, जितना भी यहाँ पर प्रॉफिट होगा इस पोर्ट के बनने के बाद, पाकिस्तान गवर्नमेंट कहती है कि 91% प्रॉफिट जो है इस पोर्ट के माध्यम से वो चाइनीज को मिलेगा, और अगले 40 साल तक, नेक्स्ट 40 इयर्स तक यही सिचुएशन ग्राउंड पर चाइना मेंटेन करेगा। तो सबसे पहली बात, यहाँ के लोग सवाल करते हैं कि भाई जमीन हमारी, यहाँ पर हमारा लैंड, यहाँ पर हमारे लैंड पर चाइनीज एक्टिविटी चल रही है, और इस पूरे एक्टिविटी में जो वर्कर्स भी लाए जा रहे हैं वो चाइना से लाए जा रहे हैं ज्यादातर। तो यहाँ पे लोग सवाल कर रहे हैं कि फिर हमारी टेरिटरी में ये सब बिल्ड हो रहा है, और इस सब के बिल्ड होने में हमारे ही लोगों को बिल्कुल फायदा नहीं हो रहा। तो इस तरह के कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? इस तरह के कंस्ट्रक्शन का कोई मतलब नहीं है। फिर बलूचिस्तान प्रोविंस आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की पूरेस्ट प्रोविंस में से एक है। वैसे तो एरिया वाइज ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, लेकिन जीडीपी वाइज पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस पंजाब है, फिर उसके बाद आपका सिंध प्रोविंस आता है, फिर उसके बाद खैबर पख्तूनवा, और लास्ट में कहीं जाकर के पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस बलूचिस्तान आता है, जहां पर जो इनका कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो ऑलरेडी बहुत लो है, बहुत कम है। और ऐसे सिचुएशन में जब कोई वहां पर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स एस्टेब्लिश की जाती है, तो वहां पर उसका फायदा उनके लोकल्स को ही नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से लोकल्स इस बात से काफी नाराज हैं। दूसरी बात, ग्वादर पोर्ट और इसके आसपास जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट की जा रही है, उसके अराउंड यहाँ पर कंटिन्यूसली फेंसिंग कर दी जा रही है पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा, जहां पर लोकल पाकिस्तान के लोग मूव ताकि कर ना सके इन सब क्षेत्रों में। तो ऐसा ट्रीट किया जा रहा है अपने ही सिटीजन्स को यहाँ पर, जैसे कि मानो वो किसी और दूसरे देश के सिटीजन्स हो। क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट ये व्यू पॉइंट रखती है कि बलूचिस्तान की जो लिबरेशन आर्मी है वो यहाँ पर इन प्रोजेक्ट्स को टारगेट कर सकती है, इन प्रोजेक्ट्स पर अटैक कर सकती है। तो यहाँ पर उसी अभी रिसेंटली में आपने काफी ज्यादा न्यूज भी सुनी होगी कि काफी सारे चाइनीज वर्कर्स के ऊपर पाकिस्तान में अटैक किए गए थे। तो उसके बाद चाइना ने यहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न यहाँ पर उठाए थे इन्हीं सब अटैक्स को लेकर के। तो उसी के बाद पाकिस्तान ने चाइना को अश्योर करने के लिए इन इंफ्रास्ट्रक्चर के अराउंड फेंसिंग करना चालू कर दी थी। लेकिन इस डिसीजन को पाकिस्तान कोर्ट ने भी
गलत ठहराया था कि आप ऐसे फेंसिंग नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल पाकिस्तान गवर्नमेंट ने फेंसिंग करना चालू रखा। और ये एक डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड दिखाता है पाकिस्तान का अपने ही सिटीजन्स के प्रति। सो डेट्स व्हाई इस बात का भी बुरा मान करके यहाँ पे लोग कंटिन्यूसली ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी जो आर्मी है उसका एटीट्यूड सभी को पता है। यहाँ पर रिग्रेस तरीके से मन मर्जी चला करके बलूचिस्तान के काफी सारे एक्टिविस्ट के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी स्ट्रॉन्ग एक्शन लेती है, और गलत तरीके से, लीगल तरीके से काफी सारे एक्टिविस्ट गायब भी कर दिए जाते हैं। तो स्लोली एंड स्टेडली यही सब मुद्दे बिल्ड हो करके अब ये इस लेवल पे पहुंच चुका है कि अब यहाँ के लोग चाहते हैं या तो उनका राइट्स मिले, अदरवाइज वो इस तरह के प्रेजेंस को अब सपोर्ट नहीं करते हैं। सो डेट्स व्हाई पाकिस्तान में अभी रिसेंटली में कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट देखे जा रहे हैं यहाँ पर इस इशू को लेकर के, जहां पे इस डेवलपमेंट को चाइना जो है, पाकिस्तान जो है, वो यहाँ पर काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, बट प्रोटेस्ट आर स्टिल गोइंग ऑन। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला जो आर्टिकल आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आर्टिकल है, जस्ट अ सेकेंड। तो ये जो आर्टिकल देख रहे हैं आप, हेडलाइंस पढ़ सकते हैं आप। सम नेशंस स्टॉलिंग मैरीटाइम ऑर्डर, ऐसा कहना है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी का। ये बात इन्होंने कब कही? अभी रिसेंटली में इन्होंने भारत ने कमीशन कर लिया है स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को, आईएनएस विशाखा, जिसका नाम है आईएनएस विशाखापट्टनम। इसका कमीशन कर दिया गया है डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा, और ये एक प्रकार का मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। अब इसी कमीशनिंग के दौरान यहां पर राजनाथ सिंह जी ने एक मुद्दा उठाया है, अनक्लॉज का मुद्दा। अनक्लॉज क्या है आपका? अनक्लॉज है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी। इसी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी के हिसाब से डिफाइन होती है किसी भी कंट्री का मैरीटाइम बॉर्डर और उसके मैरीटाइम राइट्स। जैसे कि इंडिया इस अपनी लैंड के बाद कितने एरिया तक अपनी प्रेजेंस मेंटेन कर सकता है, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर सकता है, और किसी भी दूसरे कंट्री के मूवमेंट को यहाँ पर रोक सकता है अगर वो एक मूवमेंट गलत तरीके से है। इन सब बातों को डिफाइन किया जाता है एक इंटरनेशनल लॉ के माध्यम से, जो दुनिया भर की कंट्री फॉलो करती हैं, और इसी लॉ को हम और आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी के नाम से। ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी इसलिए लाया गया था ताकि पूरे ग्लोबल मूवमेंट में सी के अंदर एक लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर किया जा सके, और साथ ही साथ इसी अनक्लॉज का सबसे बड़ा एम था कि किसी भी यहाँ पर दूसरे कंट्री की सॉवर्निटी को रेस्पेक्ट किया जाए, और साथ ही साथ जो रूल बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर है उसको इंश्योर किया जाए। तो यहाँ पर राजनाथ सिंह जी ने इसी अनक्लॉज कन्वेंशन का याद दिलाते हुए ये कहा है कि कुछ कंट्री जो है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर कि स्टेटिंग दैट ग्लोबल सिक्योरिटी रीजन्स, बॉर्डर disputes and maritime dominance have forced country to move towards strengthening their military power। इन्होंने संडे को कहा कि कुछ ऐसे irresponsible nations हैं जो अपने पार्टीशन इंटरेस्ट के लिए इस अनक्लॉज को एक नया तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करते रहते हैं, इनएप्रोप्रिएट इंटरप्रिटेशंस देने की कोशिश करते रहते हैं इन इंटरनेशनल लॉज को, ताकि ये अपने इंटरेस्ट फॉलो कर सके। ये सीधी सी बात है कि ये रूल बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर के कॉन्सेप्ट के खिलाफ है इस तरह की डेवलपमेंट। ये राजनाथ सिंह जी ने कहा कमिश्निंग सेरेमनी के दौरान, जब प्रोजेक्ट 15B जो क्लास स्टेल्थ फाइटर है, यहाँ पर इस मिसाइल डिस्ट्रॉयर को जब कमीशन किया गया आईएनएस विशाखापट्टनम में, तो उस कंटेक्स्ट में यहाँ पर राजनाथ सिंह जी ने ये कमेंट किया है। उसी के बाद राजनाथ सिंह जी ने यह भी कहा कि क्यों फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की जरूरत है हमें और इंडियन नेवी की इंपॉर्टेंस भी बताई इन्होंने कि इंडियन नेवी कितना इंपॉर्टेंट है इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में फ्री मूवमेंट के लिए, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को इंश्योर करने के लिए, फ्री ट्रेड और यूनिवर्सल वैल्यूज को मेंटेन करने के लिए इंडियन नेवी का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। फिर यहाँ पर सी के माध्यम से होने वाले पायरेसी, टेररिज्म, इलीगल स्मगलिंग ऑफ आर्म्स एंड नार्कोटिक्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इलीगल फिशिंग और कुछ ऐसी मूवमेंट जिससे एनवायरनमेंट को एक सीरियस डैमेज हो सकता है, यहाँ पर इन सभी कंटेक्स्ट में इंडियन नेवी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है।
और INS विशाखापट्टनम, और उसके बाद जल्दी ही एयरक्राफ्ट जो विक्रांत कैरियर है वो उसका भी ट्रायल्स यहाँ पे चल रहा है। ये सब इसकी कमीशनिंग होने के बाद ये सब ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाएगी इंडियन नेवी, और इसी के लिए भारत सरकार का ये प्रोजेक्ट 15 ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पूरे मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, और उन नेशंस के अगेंस्ट उनको चेक में रखने के लिए जो इंटरनेशनल लॉ को न्यू इंटरप्रिटेशंस दे करके इस फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के कॉन्सेप्ट को वायलेट करने की कोशिश करते हैं। तो इसी कंटेक्स्ट में राजनाथ सिंह जी ने यहाँ पर ये इश्यू रेस किया है, और ये एक इंपॉर्टेंट इश्यू है। तो आपको पता होना चाहिए अनक्लॉस कन्वेंशन कब आया था। ये अनक्लॉस कन्वेंशन आया था 1982 में, और ये टेरिटोरियल वाटर ऑफ नेशंस, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड प्रिंसिपल ऑफ गुड ऑर्डर ऑफ सी को इंश्योर करने के लिए ये अनक्लॉस कन्वेंशन यहाँ पर आया था। और भारत एक रिस्पॉन्सिबल नेशन होने के नाते इस अनक्लॉस कन्वेंशन के तहत ही रूल्स एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर कोई दूसरा नेशन इसके अगेंस्ट जाएगा और भारत की सॉवरेनिटी को किसी भी प्रकार से यहाँ पर हैम्पर करने की कोशिश करेगा, तो इस प्रोजेक्ट 15B के तहत जितने भी इंपॉर्टेंट कैरियर्स और ये वेपन सिस्टम, नेवी के लिए वेरियस इक्विपमेंट्स जो हम डेवलप कर रहे हैं, और यहाँ पर जो आपके शिप्स नए नए डेवलप किए जा रहे हैं यहाँ पर, ये सारे इसी अनक्लॉस कन्वेंशन को फॉलो करने के लिए और इररिस्पॉन्सिबल नेशंस को चेक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस कंटेक्स्ट में यहाँ पर ये न्यूज हाईली इंपॉर्टेंट था। सो ये थे आपके आज के द हिंदू से आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आई होप आप सभी को ये आर्टिकल समझ में आए, चारों की चारों न्यूज आपको समझ में आई। कल के सेशन में इसी प्रकार से हम डिस्कस करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। अगर आपको ये सीरीज द हिंदू एनालिसिस की पसंद आ रही है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एवरीवन। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।